हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी का महा मैराथन क्लास है। ये यूपी टेट के लिए खासकर बनाया गया है। और सीडीपी के बाद आपका पर्यावरण होगा और फिर आपके हिंदी के क्वेश्चन आंसर होंगे। ओके, तो कल आपका एग्ज़ाम है और कल के एग्ज़ाम को देखते हुए ये क्वेश्चन आंसर आपके सेट किए गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग बताइए, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। ओके, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? ऐसा कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है जिसके द्वारा माना जाता है कि जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वह भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा सीखी जाती है? ओके, तो आप एक बात बताइए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? B.F. स्किनर ने दिया था। तो उसी का ऐसा मानना है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? B.F. स्किनर, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बताइए आप लोग कमेंट करके, पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। देखिए, ये आज आपका लास्ट डे है, समझ लीजिए, यूपी टेट के लिए। ठीक है, कल तो आपका एग्ज़ाम ही है, तो आप लोग अपना 100% दे दीजिए इसी एग्ज़ाम को, जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाए और आप लोगों को भी इससे छुट्टी मिल जाए, फिर आप अपना अगला स्टेज की तैयारी करें। निम्न में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है? किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि। ठीक है, किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं हम लोग? पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं ना, तो वो क्या बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं। तो ऐसी जो धारणाएं होती हैं जो हमें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है, जैसे अंगूर खट्टे हैं या फिर कोई चीज़ का अर्जन हम नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यौयुक्तिकरण बोलते हैं। यौयुक्तिकरण। ओके, क्या बोलेंगे? यौयुक्तिकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था में होता है? देखो, पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत 4 स्टेज बताई थी। पियाजे के बारे में कुछ बातें मैं बार बार आपको बताती हूँ और वहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि पियाजे से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, पियाजे ने क्या बोला था? बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, वाइगोस्की के अनुसार पहले भाषा जन्म लेती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई थी बच्चों की। कौन कौन सी? संवेगात्मक गामक अवस्था या पेशी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती है या फिर 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चा अमूर्त चिंतन, तर्क, नैतिक चिंतन किस अवस्था में करता है? देखो, तर्क, चिंतन, मनन, संवेगात्मक शक्ति का तीव्रतम विकास, ठीक है, उच्च मानसिक शक्ति, है ना, ये कब होता है? कब होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की ये विशेषता है। ठीक है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये सारी शक्तियाँ किसी भी बच्चे के अंतर्गत आ जाती हैं। इसका कार्यकाल कब तक होता है? 11 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, मूल संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, नहीं, संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो इसकी एज कितनी होती है? 11 से 15 वर्ष लगभग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल क्या होता है? ठीक है, तो वंशानुक्रम क्या है? जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल होता है। ठीक है, वंशानुक्रम क्या होता है? जन्मजात और वैयक्तिक गुणों का योगफल होता है, मतलब जो जन्म से उसे मिले हुए हैं माता पिता के द्वारा गुण और उसके वैयक्तिक गुण, उनका योगफल होता है वंशानुक्रम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी बच्चे की मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? मूल प्रवृत्ति का मतलब जो उसका जन्मजात व्यवहार है, ठीक है, जन्म से जैसा वो करता आ रहा है, वो उसको चेंज कैसे किया जा सकता है? ठीक है, तो उस बच्चे को सही मार्ग दिखा के, दिशा दिखाकर उसकी मूल प्रवृत्ति को चेंज किया जा सकता है। ओके, मान लीजिए जैसे किसी बच्चे की आदत है, जन्म से ही आदत है, वैसे ये आदत जन्म से होती नहीं है कि उसकी आदत है चोरी करना या कुछ भी करना, तो उसे सही डायरेक्शन देके, सही दिशा दिखा के इस आदत को दूर किया जा सकता है ना। किसी का आदत है स्टार्टिंग से ही लड़ना झगड़ना, तो उसको समझा बुझा के ये सारी आदतें सही की जा सकती हैं, है ना। तो जो भी मूल प्रवृत्त्यात्मक परिवर्तन होता है, मूल परिवर्तन मतलब प्रवृत्त्यात्मक जो परिवर्तन होता है, वो कैसे चेंज किया जा सकता है? मार्गांतरीकरण करके, मतलब सही मार्ग दिखा करके। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्ययों का बनता रहना एक प्रक्रिया है। मानसिक प्रत्यय जो होते हैं, ठीक है, उनका बनते रहना क्या होता है? एक संचयी प्रक्रिया है। संचयी का मतलब बनते रहते हैं ऐसे प्रत्यय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पीयरमैन ने 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी भी व्यक्ति की तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तर्क करने और समस्या समाधान करने की क्षमता, जी कारक, जर्नल फैक्टर। मैं आपको इसे ऐसे समझाती हूँ, देखो, स्पीयरमैन ने क्या किया था, दो प्रकार की बुद्धि, मतलब दो प्रकार के कारक बताए थे। ठीक है, कौन कौन से कारक? जी कारक और एक्स कारक। जी का मतलब जर्नल फैक्टर और एस का मतलब स्पेशल फैक्टर, जीएस कारक बताए थे। ठीक है, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक बताए थे। इन्होंने बोला था जो सामान्य कारक होता है वो सबके साथ होता है, हर व्यक्ति के पास होता है सामान्य कारक, लेकिन जो विशिष्ट कारक होता है वो हम वातावरण में आके क्या करते हैं, अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित करते हैं। ओके, तो सामान्य कारक क्या है? सामान्य कारक जैसे भूख, प्यास, निद्रा, ये सब क्या है? हमारे सामान्य कारक हैं। जैसे भूख लगी, ठीक है, जब हमें भूख लगेगी ना, तो हम ऑटोमेटिक अपना खाना ढूंढ लेंगे, कैसे भी ढूंढ लेंगे, चाहे भोजन करके, चाहे क्रिया करके, काम करके, कुछ भी हम अपनी भूख को मिटाने का इंतजाम कर लेंगे, है ना। तो ये क्या है? ये एक सामान्य कारक ही तो है। ठीक है, भूख लगना, भूख लगने पर खाना खाना, ठीक है, ये सामान्य कारक है ना। प्यास लगने पर पानी पीना, ओके, कोई भी प्रॉब्लम आ जाना, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना, कैसे इस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकलना है, ये सारे सामान्य कारक हर व्यक्ति के पास लगभग होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपको प्रशिक्षण लेना है, कुछ सीखना है, नई चीज़ सीखनी है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या होगा आपका? वो आपका विशिष्ट कारक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? आप लोग बताइए, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? ठीक है, तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। ठीक है, कभी कभी ये बिने साइमन भी लिख के आता है और कभी कभी अल्फ्रेड बिने ने किया था। देखो, इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया भी है, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। सबसे पहले क्या था, 18 सेंचुरी की बात है। बुद्धि को क्या माना जाता था? बुद्धि को ऐसा माना जाता था कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मोटा होता, जितना तंदुरुस्त होगा, उसके पास सबसे ज़्यादा बुद्धि होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कुछ समय पहले की बात है कि ऐसा माना जाता था कि शरीर के आकार के आधार पर बुद्धि का मापन किया जाता था, जो कि बिल्कुल अतार्किक था, अवैज्ञानिक था। मतलब कोई, ये एक फालतू की बात है ना कि जो कोई मोटा होगा उसके पास बुद्धि होगी, जिसका शरीर हष्ट पुष्ट होगा उसी के पास बुद्धि है, ऐसे लोगों की धारणा बनी हुई थी। लेकिन जो अल्फ्रेड बिने थे, ठीक है, फ्रांस के एक शिक्षक थे,
ठीक है। और इनकी क्या हुआ था कि फ्रांस में बच्चों की जो ये एक स्कूल में टीचर थे, पढ़ाते थे, फ्रांस की नगर पालिका का स्कूल था, ठीक है। वहाँ के बच्चों का रिजल्ट दिन का दिन गिरता जा रहा था, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि क्या सोचा कि हम बुद्धि पर परीक्षण करेंगे, बुद्धि परीक्षण करेंगे। इसी आधार पर इन्होंने क्या किया था, बुद्धि परीक्षण किया था। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण इन्होंने किया था। और इनके साथ में इनके एक दोस्त थे, इनके एक सहयोगी थे, साइमन, ठीक है। दोनों ने मिलकर बुद्धि परीक्षण किया था। इसी परीक्षण को नाम दिया जाता है बिने साइमन परीक्षण। ये बुद्धि का पहला परीक्षण था और ये बुद्धि परीक्षण हो जाता है सफल। 1905 के आसपास की बात है, ठीक है। फिर 1908 और 1911 में बुद्धि परीक्षण का संशोधन भी किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया था? बिने साइमन ने किया था। इसके बाद जर्मनी के स्टर्न और कुहलमैन आते हैं, ठीक है। और वो बिने साइमन के परीक्षण पर काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने उन्होंने अच्छा, स्टर्न और कुहलमैन की बुद्धि का जो आधार था ना, वो बुद्धि लब्धि था। और बिने साइमन की बुद्धि का आधार मानसिक आयु था, ठीक है। ये बात आपको याद रख लेनी है। और बुद्धि की सबसे पहले टेबल किसने दी थी और बुद्धि का सबसे पहले फॉर्मूला किसने दिया था, ये भी आप जान लीजिए। देखो, बुद्धि की फॉर्मूले की अवधारणा प्रस्तुत की थी स्टर्न और कुहलमैन ने, जर्मनी के, ठीक है। 1911 में जब बिने मतलब बिने की जब डेथ हो जाती है, ठीक है, 1911 के बाद, तब जर्मनी के स्टर्न और कुहलमैन ने एक सूत्र दिया था कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इतना सूत्र दिया था। उसके बाद टर्मन आते हैं और टर्मन क्या करते हैं, पहला सफल संशोधन करते हैं। संशोधन भी मतलब संशोधन का मतलब ये होता है कि किसी के परीक्षण को फिर से उसमें एक्सपेरिमेंट करना। और उसके बाद क्या करते हैं, टर्मन उस फॉर्मूले को पूरा करते हैं जो स्टर्न और कुहलमैन देते हैं। स्टर्न और कुहलमैन ने इंटू 100 नहीं लगाया था, टर्मन ने क्या किया, बुद्धि लब्धि का पूरा फॉर्मूला दिया। तो बुद्धि लब्धि फॉर्मूले की अवधारणा स्टर्न कुहलमैन ने दी थी। और बुद्धि लब्धि के फॉर्मूले को पूरा किसने किया था, पूरा किसने किया था, टर्मन ने किया था, ठीक है। उन्होंने क्या, टर्मन ने बताया बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। उसके बाद जो है टर्मन ने बुद्धि लब्धि की एक टेबल दी थी। ये टेबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने ट्रिक के माध्यम से ये टेबल याद करवाई है, जेम्स टीपीपी करके, ठीक है। जेम्स टीपीपी का मतलब JAMSTPP। जे का मतलब जड़ बुद्धि, 70 से कम होती है उसकी जड़ बुद्धि होती है, ठीक है। ए का मतलब अल्प बुद्धि होती है, 71 से 80 के बीच में अल्प बुद्धि होती है। एम का मतलब मंद बुद्धि होती है, ठीक है। 81 से 90 के बीच मंद बुद्धि होती है। 90 से 100 के बीच, 91 से 100 के बीच होती है सामान्य बुद्धि। फिर उसके बाद आती है 100 से 110 के बीच में होती है तीव्र बुद्धि। फिर 111 से लेके, ठीक है, ऐसे करके 10-10 ऐड करते जाइए, आपका निकल जाएगा। फॉर्मूला है जेम्स टीपीपी, इसका छोटा सा वीडियो बना के मैंने डाल दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य सक्रिया क्या होती है? अंतःक्रियात्मक, ठीक है। अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्या होती है? प्रत्यक्षीकरण, क्रिया और प्रतिक्रिया, निदान, सारे होते हैं। अंतःक्रियात्मक अवस्था में ये सभी क्रियाएं होती हैं, संक्रियाएं होती हैं। ओके, हम प्रत्यक्षीकरण भी करते हैं, हम क्रिया के द्वारा प्रतिक्रिया भी करते हैं, निदान भी करते हैं, तो ये सारे सम्मिलित होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बालक जो है काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डर जाता है वो। ओके, और इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित हो सकता है? एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो कोई भी काली चीज़ देखता है, कोई भी काली विषय वस्तु देखता है, जैसे काली गाय हो गया, कुत्ता हो गया, है ना, काली कोई भी वस्तु देख के डर जाता है। इसका मतलब क्या है, वो मतलब काली जितनी भी वस्तुएं हैं उनके बीच में क्या कर रहा है, सामान्यीकरण कर रहा है। तो ये क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण है। ऐसा होता है जनरली, क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे ना सामान्यीकरण करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उद्दीपक सामान्यीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वी लर्न पुस्तक के लेखक कौन है? हाउ वी लर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाउ वी लर्न पुस्तक के लेखक मॉन्टेसरी हैं, मेरिया मॉन्टेसरी, ठीक है। मेरिया मॉन्टेसरी ने कौन सी विधि का प्रयोग किया था?
कौन सी विधि का प्रयोग की खोज की थी, जरा बताइए। मांटेसोरी विधि की ही तो जनक है मरिया मांटेसोरी। आप लोग बताइए कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विशेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। अभिभावक कथन संबंधित नहीं है, बाकी सारे संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन सारे संबंधित हैं, ठीक है, अभिभावक कथन संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के प्रतिपादक कौन है। मोनार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के प्रतिपादक कौन है, तो ये है अल्फ्रेड विनय। अच्छा, अल्फ्रेड विनय से एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, अल्फ्रेड विनय कौन थे, शिक्षक थे, कहाँ के थे, फ्रांस के थे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। अल्फ्रेड विनय, देखो अल्फ्रेड विनय, हाँ विनय, अल्फ्रेड विनय तो एक ही है, लेकिन विनय साइमन अलग अलग है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना। भ्रूण काल होता है, भ्रूण काल जो होता है, ठीक है, तो 2 से 8 सप्ताह के बीच का जो टाइम पीरियड होता है इसको भ्रूण काल बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी यूपी टेट में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर बच्चे जो है साथी बालकों की संगत को पसंद करते हैं, ठीक है, माँ बाप के साए से निकल के करके बाहर जो है साथी बालकों की संगत को पसंद करते हैं। तो ऐसा बच्चे कब करते हैं, पूर्व किशोरावस्था में बच्चे ऐसा करने लग जाते हैं, ठीक है, उनको साथियों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। ओके, तो कब निकल जाते हैं, पूर्व किशोरावस्था में। अच्छा, एक बार इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, या फिर 0 से 5 या 6 वर्ष। बाल्यावस्था 5 या 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 या 13 से 18 वर्ष, है ना, ये याद करके जाना है आपको, ये क्वेश्चन बनेगा आपका जरूर। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए बच्चा किसमें से प्रयत्नरत रहता है। ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा मानसिक ऊंचाइयों को छूने का प्रयत्न करता है, हर संभव प्रयास करता है कि वो अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, ठीक है, तो किशोरावस्था ये स्टेज होती है जिसमें बच्चों की सभी मानसिक शक्तियाँ विकसित हो चुकी होती हैं, मानसिक ऊंचाइयों को छूने लग जाता है किशोरावस्था। ओके, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानक के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक 200 बच्चों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 200 के लिए 6 शिक्षक होने चाहिए कम से कम, ठीक है, तो एक आप डिवाइड करके निकाल भी सकते हैं कि कितने बच्चों पर एक टीचर बैठ रहा है। ओके, लगभग 30 या कुछ ऐसे, तो 18, हाँ। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था। देखो कोई भी अधिनियम आता है ना, सबसे पहले किसके द्वारा अधिनियमित किया जाता है भाई, भारत की संसद द्वारा। अच्छा, संसद में कौन कौन होते हैं, कोई बता सकता है मुझे, संसद में कौन कौन से होते हैं, संसद का अंग कौन कौन होता है, ठीक है, किससे मिलकर बनी होती है संसद, तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। ओके, और इसके लिए एक वो SLA याद रख सकते हैं। SLA का मतलब संसद क्या हो गया, मतलब संसद का ये जो अनुच्छेद आपका पूछा जाता है 79, 80 और 81, ठीक है, तो इससे भी याद कर सकते हैं, अनुच्छेद भी याद कर सकते हैं, वो मैं पॉलिसी में ही पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ाएंगे तो कंफ्यूज होंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखो समान प्रतिमान का सिद्धांत तो विकास का सिद्धांत है ही है, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसका है। विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है, नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, हरलॉक के अनुसार कहा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से
किसको वर्गीकृत किया गया है? मूल प्रवृत्तियों को, मतलब मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार किसने बताए हैं? देखो मूल प्रवृत्ति क्या होती है मैं बता देती हूँ आपका। ये भूख, प्यास, निद्रा, घृणा, ईर्ष्या, जलन, जितना भी होता है ना, और भी एक दो दो चार ऐड करके 14 प्रकार ऐसे किसने बताए थे? विलियम मैकडूगल ने बताए थे। उन्होंने बताए थे कि मूल प्रवृत्ति जो होती है वो 14 प्रकार की होती है। ओके, 14 प्रकार में सिर्फ 4-6 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, भूख हो गई, निद्रा हो गई, थकान हो गई। ये सब हमारी मूल प्रवृत्ति हैं। जो भी हमारा व्यवहार होता है जन्मजात, उसी को आप मूल प्रवृत्ति मान सकते हैं। ओके, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करना क्या कहलाता है? मतलब किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ऐसा कथन किसका था? ठीक है, मान लीजिए आप दूसरा कोई काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी चेतना, आपका जो ध्यान है वो किसी और चीज़ में लगा हुआ, और चीज़ में केंद्रित है। ठीक है, ऐसा कब होता है आप बताइए ज़रा। ये कथन है डम्पिल का, है ना। जैसे मैं अपना कोई काम कर रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए मेरे घर में फंक्शन है, मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, ठीक है, और मेरा दिमाग लगा हुआ है कहाँ पे कि बच्चों को तो मुझे अभी क्लास देनी है ना, तो मैं उस काम में इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ जो मैं काम करवा रही हूँ। ठीक है, मेरा दिमाग कहाँ पे लग रहा है? आपकी क्लास में लग रहा है। इसी को क्या कहेंगे? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या हो जाएगा? अवधान हो जाएगा। ये डम्पिल का कथन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ठीक है, आप जान लीजिए कि थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के सिद्धांत दिए थे। ये थॉर्नडाइक के सारे सिद्धांत हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने 2 सिद्धांत दिए थे, प्राथमिक नियम, नंबर 1 प्राथमिक नियम, ठीक है, और नंबर 2 द्वितीयक नियम। द्वितीयक नियम, ओके। प्राथमिक नियमों को थॉर्नडाइक ने क्या कहा था? मुख्य नियम, प्राथमिक नियम, प्राइमरी नियम, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ओके, और द्वितीयक नियम को क्या कहा था? द्वितीयक, सेकेंडरी या गौड़ नियम कहते हैं। ओके, प्राथमिक नियमों के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से? तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये थॉर्नडाइक का प्राथमिक सिद्धांत है, आएगा जरूर क्वेश्चन। ठीक है, और द्वितीयक नियम क्या थे? तो थॉर्नडाइक ने द्वितीयक नियमों के अंतर्गत 5 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से वो 5 सिद्धांत थे? बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यात्मक नियम, है ना। तो ये 5 सिद्धांत थे थॉर्नडाइक के द्वितीयक नियम के। तो प्राथमिक नियमों के अंतर्गत 3 थे। कौन कौन से थे? तत्परता का नियम, ठीक है, कौन कौन सा था आपका प्राथमिक नियमों के? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये तो प्राथमिक नियमों का हो गया। मुख्य नियम का मतलब प्राथमिक यार, मुख्य नियम का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक नियम। और गौड़ नियम का मतलब क्या हुआ? द्वितीयक या सेकेंडरी नियम। तो ये बहुक्रिया का नियम भी थॉर्नडाइक का ही है, लेकिन ये द्वितीयक नियमों के तहत आता है। ओके, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया था? ठीक है, तो जलोटा ने जो परीक्षण किया था, बुद्धि परीक्षण किया था, ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। देखो, बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण। तो ये जलोटा बुद्धि परीक्षण कौन सा था? अशाब्दिक परीक्षण था। अशाब्दिक का मतलब होता है, देखो, शाब्दिक परीक्षण का मतलब होता है जो पढ़े लिखे व्यक्तियों पे किया जाता है, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का मतलब होता है जो अनपढ़ों पे किया जाता है। अच्छा, जो बिने साइमन का पहला परीक्षण था, ठीक है, बिने साइमन ने जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किया था, वो शाब्दिक था कि अशाब्दिक? भाई साहब, शाब्दिक परीक्षण था। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कूल के बच्चों पर किया था, और स्कूल के बच्चे थे तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़े लिखे थे। अच्छा, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण शाब्दिक था या अशाब्दिक था? देखो, आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक परीक्षण था, और आर्मी बीटा परीक्षण अशाब्दिक परीक्षण था। इसको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको याद कराती हूँ। देखो, जैसे जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था ना, तो क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका को बहुत सारे सैनिकों की ज़रूरत थी।
ओके। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका को बहुत सारे सैनिकों की ज़रूरत थी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम जीते। फिर अमेरिका तो वैसे भी चाहता है कि हम ही एक पावर, हमारी ही पावर बनी रहे पूरी दुनिया में। तो उन्होंने डिसाइड किया, अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने, अमेरिका के लोगों ने, कि हम जो अपने सैनिकों को भेजेंगे ना, वो बुद्धि परीक्षण के आधार पर लड़ाई में भेजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने आर्मी में परीक्षण किया। आर्मी अल्फा परीक्षण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आर्मी में हुआ था, और उसमें सबसे पहले उन्होंने परीक्षण पढ़े लिखे सैनिकों पर परीक्षण किया। इसीलिए जो पहला परीक्षण था आर्मी अल्फा परीक्षण, वो पढ़े लिखे सैनिकों पे था, तो वो शाब्दिक परीक्षण था। लेकिन बाद में जैसे जैसे सैनिकों की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि विश्व युद्ध होता है ना, तो सैनिकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो आर्मी बीटा परीक्षण था, अमेरिका को जब ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत पड़ने लग गई, तो पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों पे उन्होंने परीक्षण शुरू कर दिया। इसीलिए जो आर्मी बीटा परीक्षण होता है वो अशाब्दिक होता है, और आर्मी अल्फा परीक्षण शाब्दिक होता है। ओके, ये बात आपको याद रख लेनी है। तो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा बुद्धि परीक्षण किया था? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? भाई, द्विकारक सिद्धांत तो स्पीयरमैन ने दिया था ना। कौन सा? बुद्धि दो प्रकार, मतलब द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था भाई। कौन कौन से दो कारक? जी और एस फैक्टर। जी और एस फैक्टर इन्होंने बताया था। बुद्धि दो प्रकार की होती है, जनरल कारक और स्पेशल कारक। सामान्य बुद्धि और क्या? विशिष्ट बुद्धि। यही जीएस थे। ठीक है, जीएस को आपको क्या याद रखना? बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक थे कैटल। ठीक है, कौन थे? कैटल। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया गया था? शिक्षण हेतु जो मानसिक उद्वेलन होता है, ठीक है, उसके प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया गया था? तो ये सृजनात्मकता के सुधार के लिए किया गया था। किसके सुधार के लिए किया गया था? सृजनात्मकता के सुधार के लिए किया गया था। ओके, गोलमैन किससे संबंधित है? गोलमैन किससे संबंधित है भाई, बताइए। गोलमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था भाई? गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि दिया था। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? गोलमैन। इन्होंने कहा था कि आपके पास अगर संवेगात्मक बुद्धि नहीं है ना, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस हो ही नहीं सकते हो। ठीक है, और ये रियलिटी है। अगर आपके पास संवेगात्मक बुद्धि नहीं है ना, तो सिर्फ ज्ञान के दम पे आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हो, क्योंकि ज्ञान का हम लोग दुरुपयोग भी तो कर सकते हैं ना। मान लीजिए, मैंने ये एग्जाम्पल कई बार दिया है। मान लीजिए आप बुद्धिमान तो बहुत ज़्यादा है, आपने इंजीनियरिंग सीख ली, लेकिन आपके पास संवेगात्मक बुद्धि है ही नहीं, तो अब आप उसी इंजीनियरिंग का प्रयोग करके क्या करेंगे? गलत चीज़ों में अपना दिमाग लगाएंगे। ये जितने भी लोग बैंक रॉबरी करते हैं, बैंक करप्सी करते हैं, हैकिंग करते हैं, ये क्या है? ये लोग भी पढ़े लिखे हैं ना, इनके पास भी बहुत ज़्यादा बुद्धि है, लेकिन ये क्या करते हैं? अपना ज्ञान गलत चीज़ों में लगाते हैं, जिससे समाज का और राष्ट्र का कल्याण और विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए कहीं ना कहीं संवेगात्मक बुद्धि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपके पास संवेगात्मक बुद्धि नहीं है, आपको इतना ही नहीं पता है कि हम जो काम कर रहे हैं ये सही है या गलत है, तब आपका कभी भी 100% विकास हो ही नहीं सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत ये सेम है। ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत ये अलग है। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत ये अलग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ठीक है, न्यूनतम स्तर कौन सा है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान। ठीक है, सबसे पहले ज्ञान आता है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। क्या होता है इसका जो सीरीज बनता है, कैसे बनता है? ज्ञान, अवबोध, अवबोध को बोध भी बोल सकते हैं। ठीक है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, है ना। ये पूछा जाता है, अरेंज करने के लिए आप लगा सकते हैं। तो न्यूनतम क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। मतलब सबसे पहले हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, फिर उसका अवबोध होता है,
ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उस पर अनुप्रयोग करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। एक बच्चा है जो साइकिल चलाना तो जानता है बट मोटर साइकिल चलाना सीख रहा है, ये क्या, किसका उदाहरण होगा? ये ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा। क्या का उदाहरण होगा? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा। ओके भाई, आप साइकिल सीख रहे हो, ठीक है, अब आप मोटरसाइकिल चलाने जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट आप बढ़ गए ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण स्थानांतरण। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ही नहीं होती है, मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं होती है आप सीखने में, तो इसे क्या कहते हैं, सीखने का पठार। आजकल मेरे साथ भी यही हो रहा है मजाक कर रही हूँ मैं अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि हर बच्चे के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और मेरे लिए उनके एग्ज़ाम ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, तो मुझे कहीं ना, क्योंकि वो सारे बच्चे मुझ पर ही डिपेंडेंट है, तो मैं उन पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ बजाय अपनी लर्निंग के। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा हाँ, ये तो हो गई बात आपके अधिगम के पठार की। अब हम बात यहीं पे आपको समझा देते हैं अधिगम का वक्र। अभी आपसे पूछा जाए कि अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो अधिगम के वक्र मैं बता रही हूँ कितने प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो होता है समान उपलब्धि, अधिगम का समान उपलब्धि वक्रधर, ठीक है। नंबर 2 होता है अधिगम का बढ़ता हुआ वक्र, बढ़ता हुआ या उन्नतोदर वक्र। नंबर 3 होता है अधिगम का घटता हुआ या नतोदर वक्र। नंबर 4 होता है अधिगम का मिश्रित वक्र। ठीक है, समान उपलब्धि का मतलब होता है जब आपको 1 घंटा लग रहा है और एक पाठ याद कर रहे हो, मतलब क्या है, मात्रा भी बराबर है, टाइम भी बराबर है, तो जितना टाइम लग रहा है उतनी लर्निंग हो रही है, तो समान उपलब्धि वक्र हो जाएगा। उन्नतोदर वक्र या धनात्मक या बढ़ता हुआ वक्र का मतलब क्या हो जाएगा, जब आप 1 घंटे में 3 पाठ याद कर रहे हो मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या, टाइम तो कम लग रहा है लेकिन पाठ याद हो रहे हैं 3। इसका मतलब क्या है, उसको मतलब उसको बढ़ता हुआ धनात्मक या उन्नतोदर वक्र बोलेंगे। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, ऋणात्मक घटता हुआ या नतोदर वक्र। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक टाइम तो लग रहे 3 घंटे, लेकिन पाठ आप कर रहे हो, एक लेसन याद कर रहे हो, तो इसमें टाइम तो ज़्यादा लग रहा है लेकिन आपका लर्निंग प्रोसेस कम हो रहा है। इसको क्या कहेंगे, नतोदर घटता हुआ वक्र। मिश्रित सर्पिलाकार या एस टाइप वक्र जो चौथा वाला है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कभी कभी आपकी लर्निंग ज़्यादा होती है, कभी कभी कम, कभी कभी ज़्यादा, कभी कभी कम। जैसे कि कभी कभी 1 घंटे में आप 3 पाठ याद कर लेते हो और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घंटे में एक पाठ भी नहीं याद कर पाते हो। समझ में आ गया? तो हो सकता है अधिगम, देखो अधिगम का वक्र अलग होता है, अधिगम का पठार अलग होता है। ठीक है, अधिगम का पठार का मतलब जब आपके सीखने में कोई प्रोसेस ही नहीं हो रही है, और अधिगम का वक्र का मतलब अधिगम के वक्र 4 होते हैं और वो ये आपके लर्निंग से रिलेटेड है। ठीक है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है, ठीक है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है, तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तो कौन सा सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था यार, ये भी आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? थॉर्नडाइक ने दिया था ना। प्रयास एवं, बच्चे क्या करते हैं, गलती करके सीखते हैं, बार बार प्रयास करके सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़ी होती है? 23 जोड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए आप। क्रिया के द्वारा अनुबंधन, है ना, तो ये किसने दिया था? ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। किसने दिया था? BF स्किनर ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहलर किससे संबंधित है? कोहलर भाई किससे संबंधित है, बताइए। किससे, निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या फिर अधिगम का सिद्धांत? भाई वोल्फगंग कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन, ये लोग कौन है बताइए।
हमने जब अधिगम पढ़ाया था आपको डिटेल में, मैंने बताया था दो प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। व्यवहारवादियों का मानना था कि हम गलतियां करके सीखते हैं, हम बार बार गलती करके कोई चीज़ लर्निंग कर लेते हैं, जब हमारे व्यवहार में वो चीज़ आ जाती है तो हम सीख लेते हैं। ठीक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में कौन था? थॉर्नडाइक, बी एफ स्किनर, इवान पी पावलोव और क्लार्क एंड हल, ये सब लोग क्या थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। अगर हम संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की बात करेंगे तो इसमें आएंगे कर्ट लेविन, कर्ट कोफका, वोल्फगंग कोहलर, ये सब लोग क्या हैं? संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। और इन्होंने भी अधिगम का ही सिद्धांत दिया था। इन्होंने बोला था अधिगम किस पर आधारित होता है? सूझ पर आधारित होता है, समझ पर आधारित होता है, ज्ञान पर आधारित होता है। ओके, जब हमारे पास समस्या आती है तो हम उसका तुरंत समाधान कर लेते हैं। कौन से? अधिगम का पठार का कारण नहीं है। प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। ठीक है, शारीरिक, देखो प्रेरणा की सीमा अधिगम के पठार का कारण हो सकती है, शारीरिक सीमा भी हो सकती है, भाई आप बीमार हो, आप नहीं कर सकते हो अधिगम। ज्ञान की सीमा भी हो सकती है, विद्यालय का सहयोग, ऐसा नहीं होता है अधिगम के पठार का कारण, ये हो नहीं होता है। ठीक है, स्टेफोर्ड विनय परीक्षण करता है। विनय परीक्षण काहे का मापन करता है? भाई कितने बार बताऊं, ये क्वेश्चन तो आपको रट ही गया होगा। विनय साइमन कौन थे भैया? फ्रांस के थे ना। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व किसने दिया था? युंग ने दिया था ना। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? युंग ने। ओके, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? सामाजिक विकास की बात कर रहा है तो भाई सामाजिक विकास को तो वही प्रभावित करेंगे, उनके सामाजिक और परिवेशजन तत्व जो भी होते हैं बच्चों के, वही वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है? ओके, आप लोग बताइए शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है? देखो सारे शारीरिक विकास के नियम तो है ही हैं, लेकिन कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम प्रमुख नियम होता है। ओके, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या होती है? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की क्या होती है? एक अनोखी अवधि होती है, एक अनूठी अवधि होती है। ठीक है, बचपन में वृद्धि भी होती है और परिवर्तन भी होता है। ओके, तो इसी की एक अनूठी अवधि होती है बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। जो असंगठित घर से बच्चे आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको तब होती है जब वो स्वतंत्र अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या अध्ययन करते हैं? स्वतंत्र अध्ययन करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देखते हैं कि छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? आपके क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसको देखकर आपको लगता है कि वो काफ़ी बुद्धिमान है, उसकी मानसिक शक्तियाँ बहुत तीव्र है, तो आप क्या करेंगे? वह जैसे जैसे और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सके लाइफ में, उसे उतना ही क्या करेंगे आप? मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे, है कि नहीं? करेंगे या नहीं करेंगे? एज ए टीचर बताइए। आप बिल्कुल करेंगे भाई, एक अच्छे टीचर का काम क्या होता है? यही होता है। जब कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जो जो पढ़ना नहीं चाहते, उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, नहीं तुम पढ़ो, जरूरी है पढ़ना, या फिर उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, मतलब क्लास से ही भगा देंगे, या फिर उन्हें चेतावनी देंगे कि अध्ययन करें, नहीं तो फिर बहुत गलत हो जाएगा, प्रधानाचार्य को सूचित कर दिया जाएगा। ऐसा करेंगे क्या आप? एज ए टीचर ऐसा करना सही है क्या कि वार्निंग देंगे कि प्रिंसिपल को बता दिया जाएगा? या फिर उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने उनके विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे? बिल्कुल सही बात है डी वाली। भाई जब बच्चों का मन नहीं लग रहा है ना क्लास में, कभी कभी होता है यार, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमेशा हमारा ही मन पढ़ाने में लगे। कभी कभी मेरा भी मन नहीं करता है कि मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को, हमेशा करता है, बट कभी कभी नहीं करता है ना। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बच्चों का कभी कभी अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो उनसे आप वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जो जिनमें वो इंटरेस्टेड हों।
जिसमें उनको मज़ा आता हो, जिसमें उनको रुचि हो, और उनके विषय जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है उसी के क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ओके, सैमपट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, शिक्षण कुशलता की बात की गई है। मतलब आपकी टीचिंग की जो स्किल है ये किससे संबंधित होती है? जब आप बोर्ड पर लिखते हो, या फिर प्रश्नों को हल करवाते हो, या फिर प्रश्नों को पूछते हो, भाई ये सारी चीज़ें एक टीचिंग स्किल होती हैं। ये तीनों ही एक टीचर की स्किल्स हैं, चाहे वो बोर्ड पे लिखना हो, या फिर समझाना हो, या फिर क्वेश्चन को हल करना हो, या फिर प्रश्नों को पूछना हो। तो सारी बातें सही हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? कक्षा में आपकी क्लास में जो बच्चे बार बार प्रश्न पूछते हैं ना, उन्हें क्या करना चाहिए? बताइए आप लोग, क्या करना चाहिए? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। अब दोबारा प्रश्न मत पूछ लेना, क्या ऐसी कोई सलाह देनी चाहिए? मुझे नहीं लगता है ना, तो ये तो गलती हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उस बच्चे को किसी भी चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भाई ठीक है, कर सकते हैं। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया करना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो, जब आप कोई प्रश्न पूछ रहे हो तब आपको स्वतंत्र रूप से बच्चों को उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं ना, मतलब अब यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है, क्लास में, तो आपको क्या करना चाहिए कि वो बच्चा बार बार क्या करे, प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने का मतलब क्या है, वो एक्टिव लर्नर है एक, है ना। वो कुछ समझ रहा है, कुछ लर्निंग कर रहा है, तभी तो आपसे प्रश्न पूछता है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, बार बार वो हमेशा प्रश्न पूछे, मतलब एक एक्टिव लर्नर बना रहे, इसके लिए आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए बच्चों को तब प्रोत्साहित करना चाहिए जब आपने कोई प्रश्न पूछा हो, आपने कोई मुक्त प्रश्न पूछा हो, ठीक है, जिसका उत्तर सब लोग स्वतंत्र तरीके से लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? किंडरगार्टन पद्धति किसका प्रतिपादन किया था भाई? किसने किया था? फ्रॉबेल ने किया था। किंडरगार्टन किसने किया था? फ्रॉबेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? आप बताइए कैसे उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित कर देंगे कि अब तुम यहीं बैठना चुपचाप, या फिर उसे श्यामपट आदि साफ सफाई, मतलब एक बच्चा बहुत ज़्यादा सक्रिय है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सक्रिय है, तो आप क्या कहेंगे, उससे बोर्ड साफ करने लग जाओ, है ऐसा कोई कहेंगे क्या? नहीं भाई, ठीक है, आप उसे एक कोने में बैठा देंगे, ऐसा भी सही नहीं है। उसे पहली देखो, कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव। कभी वो पढ़ रहे हैं, कभी आपका ध्यान उधर लगा, तोड़ फोड़ शुरू कर दी, ठीक है, तोड़ फोड़ शुरू करने के बाद आप पढ़ा रहे हैं, पता लगा वो चौकी फेंक के आपको ही मारने लग जाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा होता है बच्चों में, ठीक है, तो ऐसे बच्चों पर नज़र रखने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। और उनको आप ऐसा कर सकते हो कि पहली फर्स्ट सीट में बैठा दीजिए, उन पे थोड़ा सा आप अपनी नज़रें बना के रखिए कि और भी कोई शैतानी ना कर सके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की ये आदत ही होती है ऐसा करना। ओके, तो आप उनको पहली पंक्ति में बैठा के उन पर थोड़ी सी नज़र रख सकते हैं, है ना, लेकिन ये तो एकदम बाउंड नहीं कर देना है, क्योंकि भाई बच्चा अगर एक्टिव नहीं रहेगा, ये सारी हरकतें नहीं करेगा, तो लर्निंग कैसे करेगा? वो तो बच्चों का एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने कभी नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? आप भी एटीट्यूड दिखाओगे कि हम भी नहीं जाएंगे, उसके बच्चे की उपेक्षा कर देंगे। ऐसा करेंगे क्या? एज ए टीचर आपको ऐसा शोभा देता है करते? जी नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा। आप बच्चे की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आप अभिभावक को लिखेंगे कि आइए आपका निमंत्रण है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। बच्चा को दंड देना, मतलब उसके बच्चे को ही दंड पनिश करना शुरू कर देंगे, क्यों तुम्हारे पेरेंट्स मिलने नहीं आ रहे? भाई एज ए टीचर आप ऐसा करना शोभा ही नहीं देता है ना। आप खुद जाइए ना पेरेंट्स से मिलने, अगर वो नहीं आते हैं मिलने।
क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों के पेरेंट्स से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं मिलेंगे तो बच्चे के बारे में जान नहीं पाएंगे अच्छे से आपको मालूम पता नहीं होगा, तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बी एफ स्किनर ने, क्लासिकल सिद्धांत दिया था इवान पी पावलोव ने, सीखने का समग्र सिद्धांत दिया था किसने दिया था? क्लासिकल सीखने का समग्र सिद्धांत कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? भाई आंसर में तो डी दे रखा है, लेकिन मैं इसको एक बार क्रॉस चेक करके देखती हूँ क्या है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर डी दे रखा है अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सीखने का समग्र सिद्धांत में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये हल नहीं दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगी तभी आपको बताऊँगी। मैं ऐसे कोई क्वेश्चन को नहीं बताती हूँ। किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? भाई सुजन शास्त्र के एक ही पिता थे, वो हैं गाल्टन। ओके, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार का होता है, ऐसा किसने कहा था? क्यों? ग्रंथियों के आधार पर किसने बांटा था व्यक्तित्व को? क्रिस्मन ने बांटा था क्या? आप लोग जरा इस क्वेश्चन को बताइए भाई, ग्रंथियों के आधार पर किसने बांटा था व्यक्तित्व को? 3 भागों में आई थिंक बांटा था, क्रिस्मन ने ही बांटा था ना, गोलकाय, लंबकाय, सिडोलकाय, इन्होंने ही बांटा था। कमेंट करके बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों का क्या होती है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, ऐसा किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो भाई ऐसा क्रो एंड क्रो का कथन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। छोटी छोटी जो क्लासेज होती हैं, मतलब जो निचले स्तर की क्लासेज होती हैं, जैसे जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? खेल विधि काहे पर आधारित होती है? विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। ओके, तो अब हमारा क्या हो गया है? सीडीपी ख़त्म हो गया है और अब हमारा पर्यावरण स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो फिर आप लोग बने रहिए, क्योंकि कल एग्ज़ाम है। आज पूरी क्लास देख के जाइए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट तो मिलेगा इन क्लासेस से। अभी हम देख लेते हैं, पहले कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों के लिए लिख रखी थी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट आपसे पूछा जाता है, भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता है। ठीक है, भारत को क्या कहा जाता है? जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, आर्यावर्त भी कहा जाता है। ठीक है, और भारत का जो हिंदुस्तान नाम है वो अरबी और फारसी मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया था। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इंडिया का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 2.4% है। ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय आकृति है भारत की। और भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3214। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई भारत की कितनी है? 3214 है। भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर, देखो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। भाई ऐसे तो ही भारत है ना, ये आकृति है भारत की। ये उत्तरी पॉइंट हो गया, ये दक्षिणी, ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई भारत की कितनी है? 3214 है। पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ओके, भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है? 2933 है। ठीक है, भारत की तटीय सीमा कितनी है? भारत की तटीय सीमा कितनी बनती है? 7516। कितनी है तटीय सीमा? जो तट है भारत के, ठीक है, जो तट है भारत की, ये तटीय सीमा कितनी है? 7516 है। ठीक है, और भारत की जो तटीय का मतलब जो तटीय क्षेत्रों से लगी हुई है, जैसे कोरोमंडल वगैरह हो गया, है ना। और तटीय सीमा और स्थलीय सीमा कितनी है? 15200 है किलोमीटर। तटीय सीमा कितनी है? 7516 और स्थलीय सीमा है 15200। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है भारत? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है।
ठीक है। और भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार कितना है? भारत जो है 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश में शामिल है। 8 डिग्री 4 अंश, याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 8 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश तक है। और 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशा 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशा, ये देखो, ये देशांतरी विस्तार हो गया भारत का और ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। तो 8 4 से 37 6 अक्षांशीय विस्तार हो गया और 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर हो गया, देशांतरी विस्तार हो गया। ठीक है। भारत को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती, जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया, ठीक है, ये भारत हो गया पूरा हमारा। ठीक है। अब मुझे मैप इतने अच्छे से तो बनाना नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। ये भारत हो गया आपका। ठीक है। तो भारत को ये कर्क रेखा है बीचों बीच से 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन से 2 बराबर भाग? उत्तरी और दक्षिणी भाग। जैसे पूरे गोलार्ध को विषुवत रेखा 2 भागों में बांटती, ये पूरा गोलार्ध हो गया आपका, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो इसको विषुवत रेखा पूरे गोलार्ध को 2 भागों में बांटती है। ठीक है। विषुवत रेखा, इक्वाडर, जो भी आप बोलते हो। ठीक है। लेकिन कर्क रेखा भारत को 2 भाग, क्योंकि भारत यहाँ पे आता है ना पूरे गोलार्ध में। दक्षिण पूर्वी एशिया यहाँ इस साइड में आता है, उत्तर में मैंने लगा दी, यहाँ या इस साइड में आता है भारत। तो भारत को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटेगी। ओके। भारत के एक तरफ जो है यहाँ पे अरेबियन सी है, देख लीजिए, क्योंकि मैप में पूछा जाता है। यहाँ पे अरेबियन सी हो जाएगा, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो जाएगा और चारों ओर, तीनों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है भारत। ओके, ये बात याद रख लेनी है। अभी पूछते हैं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, इसे पिगमिलियन या ग्रेट निकोबार भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये दक्षिणी बिंदु को अन्य नामों से, किन किन नामों से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% बन सकता है। ठीक है। क्या किन किन नामों से जाना जाता है भारत के दक्षिणी पॉइंट को? इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या फिर ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। भारत का जो उत्तरी पॉइंट है, उत्तरी बिंदु है, उसको किन नामों से जाना जाता है? इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। ये लद्दाख के पास में पड़ता है। और जो भारत का ये वाला पॉइंट है, गुजरात का गुहार मोती, ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूर्वी पॉइंट क्या है आपका? पूर्वी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश, जिसे कीबतू अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और भारत का पश्चिमी पॉइंट जो है गुजरात का गुहार मोती कहलाता है। ओके। भारत में 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। 30 डिग्री देशांतरी विस्तार के कारण भारत को 2 समय जोन में बांटा गया है। ठीक है। कितने समय जोन है भारत में? 2 समय जोन है। ठीक है। और इसका समाधान करने के लिए जो 2 समय जोन है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना उत्पन्न हो, इसके समाधान के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा कहाँ से निकाली गई है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लेकर इलाहाबाद के नैनी तक से निकाली गई है। ओके। भारत का जो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मानक समय रेखा से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, 5.5 घंटे आगे है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां देश है। कौन सा है भारत विश्व का? कितने स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे आता है। ओके। अभी कुछ पर्यावरण के क्वेश्चन है जो हमारे ज़रूर पूछे जाते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी करते हैं। और जैव विविधता से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, भारत में सबसे ज़्यादा अगर बात करें घाटियों में, तो शांत घाटी में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है। कश्मीर घाटी में कम जैव विविधता पाई जाती है और मेघालय में जैव विविधता सबसे अधिक। अगर हम घाटी की बात करें ना, देखो एक बात और याद रख लेना है, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। जैसे विविधता तापमान एवं वर्षा पर निर्भर करते हैं। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ध्रुवों पर सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। ये पूछा जाता है आपका।
देखो जैसे जैसे आप लोग विषुवत रेखा कहाँ पे है, ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है, और ये 0 डिग्री हो गया, और ये यहाँ पे कर्क रेखा, फिर मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो 23.5 डिग्री उत्तरी, 0 से लेके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। इन्हीं क्षेत्रों में क्यों सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वह दिन मतलब पूरे वर्ष लंबवत पड़ती है। और बताओ, जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो वहाँ पे टेम्परेचर सबसे अधिक मिलेगा, और जब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो सबसे ज़्यादा क्या बनेगा वहाँ पे भाई, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बनेगा तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो क्या होगा, वो बारिश होगी ना। टेम्परेचर का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर बनेगा वहाँ पे उतनी ज़्यादा बारिश होगी। उसके कारण क्या होगा, जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतनी ज़्यादा ही जैव विविधता होगी, ठीक है। तो 0 से लेकर 23.5 तक उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तक सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं ना, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे जैव विविधता कम होती जाती है, और ध्रुवों पर सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। ये बात भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत में घाटियों की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? शांत घाटी, साइलेंट वैली में पाई जाती है, ठीक है। और सबसे अगर हम घाटी की बात करें, और सबसे ज़्यादा घाटी में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है। और अगर हम राज्य की बात करें, ठीक है, राज्यों में कश्मीर घाटी में जैव विविधता क्या होती है? सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। शांत घाटी में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है, और कश्मीर घाटी में कंपैरेटिवली थोड़ी कम होगी, ठीक है। अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पे पाई जाएगी? मेघालय में। राज्यों की बात कर रहे हैं, वो घाटियों की बात अलग हो गई, ठीक है। और सबसे कम जैव विविधता जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं भारत में। अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, तो मैंने बोला था राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 104 है। लेकिन क्या होता है कि राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बढ़ते जाते हैं हर साल, ठीक है। तो अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम की अगर आपसे बात की जाए तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अब कितनी हो गई है? 107 हो गई है। पहले कितना था? 107 था, अब हो गया है, पहले 104 था, अब 107 हो गई है, ठीक है। भारत का पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, जिसका निर्माण 1936 में हुआ था, और इसे हेली के नाम से जाना जाता है, हेली। और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जिम कॉर्बेट रख दिया गया है। तो यही भारत का पहला है। दुधवा राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में है, और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र है, ठीक है, एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है दुधवा। हेमिस राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है, और हेमिस भारत का सबसे बड़ा है राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है, और ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। केबिल लमजाओ कहाँ पे है? मणिपुर में है, और भारत का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। केवलादेव कहाँ पे पड़ता है? केवलादेव राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके। तो केवलादेव कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ओके। राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? कान्हा मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये टाइगर के लिए फेमस है। मानस, काजीरंगा, ये सब एक सिंगी गैंडे के लिए हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाएंगे? असम में। जल्दापारा इम्पॉर्टेंट है आपका, ये कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, ये भी एक सिंगी गैंडे के लिए है। पेरियार कहाँ पे पाया जाता है? केरल में, और ये हाथी के लिए है। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में, ये भी हाथी के लिए है। ये सब आपकी यूपी टेट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। गिरी कहाँ पे है? गुजरात में है, और ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। रणथंभौर कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, रणथंभौर। और असम में रायमोना और दिहांग पटकोई नए राष्ट्रीय पार्क घोषित किए गए हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकते हैं, अगर करंट से पूछेगा तो रायमोना और दिहांग पटकोई कौन से हैं? असम के हैं नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है। अच्छा, राजा जी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है। राजा जी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और राजाओं की घाटी भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। वाल्मीकि कहाँ पे है? बिहार में है। इंद्रावती कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। डाची गम कहाँ पे है?
केरल में, सॉरी, डाचीगम कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। बन्नेर घट्टा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, ठीक है। और ग्रेट हिमालयन कहाँ पे पड़ेगा? ग्रेट हिमालयन आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे पड़ेगा? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ेगा। किश्तवाड़ कहाँ पे पड़ेगा? अच्छा आप लोग बताइए। जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। कांगेर घाटी कहाँ पे पड़ेगा? कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागरहोल या राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे पड़ेगा? नागरहोल राजीव गांधी ये कहाँ पे पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा, ठीक है। नामेरी नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ेगा? असम में पड़ेगा। नवेगांव कहाँ पे पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा, ठीक है। पीएच कहाँ पे पड़ेगा? राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ेगा। पिन वैली कहाँ पे पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ेगा? अंडमान निकोबार में पड़ेगा, ठीक है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। और सलीम अली अगर बर्ड सेंचुरी आपसे पूछा जाता है तो ये गोवा में पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ेगा? ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। ओके, संजय गांधी कहाँ पे पड़ेगा? आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। सरिस्का कहाँ पे पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। भारत के 3 सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क वाले कौन कौन से राज्य हैं? अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश और असम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वर्तमान में वन्य जीव अभयारण्य, देखो नेशनल पार्क की संख्या कितनी हो गई? 104। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 543, ठीक है। तो सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। नेशनल पार्क सबसे कहाँ पे है? अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, असम में है। वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र में पड़ते हैं, ठीक है। कच्छ या डेजर्ट जो वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पे पड़ेगा आपका? कच्छ कहाँ पे पड़ेगा भाई? कच्छ का नाम ही सुनिए, गुजरात में, कच्छ की खाड़ी है ना वन्यजीव अभयारण्य। ये भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी आपको याद रख लेना है। पिट्टी या गूंज लक्षद्वीप में है, ये भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, पिट्टी या गूंज, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 25 वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। हस्तिनापुर मेरठ में ही ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, ये इम्पोर्टेंट है याद रखना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर। ये कहाँ पे पड़ेगा? मेरठ में पड़ेगा। पटना एटा यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अगर अब हम बात करेंगे मैब, मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम मैब कब चलाया गया था? 1971 में। बस आपको इतना याद रखना है, 1971। मैब कार्यक्रम कब आया था? 1971 में आया था, ठीक है। अब यूनेस्को में संरक्षण में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। भारत में 18 जैवमंडल क्षेत्र आरक्षित हैं, जिसमें से 12 को यूनेस्को ने संरक्षण दिया है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? दिबांग हो गया अरुणाचल प्रदेश का, कोल्ड डेजर्ट हो गया हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख का, कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में है। नंदा देवी हो गया उत्तराखंड का, सलेम हो गया तम आंध्र प्रदेश का, कंचनजंगा हो गया सिक्किम का, नोकरोक हो गया मेघालय का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नागरहोल तो हो ही गया आपका। नीलगिरी कहाँ पे पड़ेगा आपका? केरल में पड़ेगा। अगस्त्यमलाई कहाँ पे पड़ेगा? ये यूनेस्को द्वारा जो लिया गया है, ये तमिलनाडु में पड़ेगा, ठीक है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अमरकंटक पन्ना मध्य प्रदेश, ये सारे अभयारण्य मध्य प्रदेश के हैं। भारत का ये याद करना पड़ेगा आपको, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित कौन सा है? कच्छ का रण है। और भारत का सबसे पहला कौन सा है? नीलगिरी है, ठीक है। भारत का सबसे नवीन जैवमंडल आरक्षित कौन सा है? सबसे नया अगर जैवमंडल आरक्षित बात करेंगे पन्ना है। यूनेस्को की श्रेणी में शामिल भारत का पहला कौन सा है? ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं यूपी टेट की दृष्टि से। नीलगिरी हो जाएगा पहला। यूनेस्को के श्रेणी में सबसे नया जैवमंडल पन्ना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, नहीं पाए जाते, आरक्षित नहीं है, ठीक है तो 25 लेकिन एक भी यूनेस्को द्वारा नहीं है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, बाघ परियोजना की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बाघ परियोजना कब आई थी? 7 अप्रैल 1973 को आई थी, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। क्या आई थी?
बाघ परियोजना 1973 में। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? श्रीशैलम। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अगर हम बात करेंगे कहाँ पे है? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का है। और एवं सबसे छोटा है महाराष्ट्र का बोर बाघ रिजर्व। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। तमिलनाडु का विल्लिपुरम मोगमलाई बाघ रिजर्व भारत का सबसे नया बाघ रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व की संख्या है, कितनी है? कर्नाटक में 406 और यूपी में 117 है। मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। टाइगर राज्य, अगर भारत का बाघ राज्य पूछ लिया जाए तो ये क्या होगा? मध्य प्रदेश। सफ़ेद बाघ के लिए उड़ीसा का नंदनकानन फेमस है, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका। गिरी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? गिरी देखो गुजरात में है, ठीक है, और ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ये भी आया था 1972 में, बस इतना याद रखना। हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट कहाँ से शुरू किया गया था? झारखंड के सिंहभूमि से 1992 में आया था प्रोजेक्ट एलिफेंट, इतना ही याद रखिए बस। और सर्वाधिक हाथियों वाला राज्य कहाँ पे है? बांदीपुर कर्नाटक में है। ठीक है। हंगुल परियोजना कब आई थी? ये हंगुल परियोजना आई थी 1970 में, जम्मू कश्मीर के दाची पार्क में आई थी। ठीक है, दाची पार्क में पाया जाए। कस्तूरी मृग परियोजना कब आई थी? 1970 में आई थी, बस इतना ही याद रखना है। लाल पांडा परियोजना कब बनी थी? 1996 में बनी थी। ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कछुआ संरक्षण परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे किया गया था? उड़ीसा के कटक जिले में। और भितरकनिका जो है कछुआ अभयारण्य है। ठीक है। गैंडा परियोजना कब आई थी? 1987 में आई थी। ठीक है, गैंडा परियोजना कब आई थी आपकी? 1987 में आई थी। ओके। असम का मानस अभयारण्य, पश्चिम बंगाल का जल्दापारा, ये सब गैंडे के लिए प्रसिद्ध है अभयारण्य। घड़ियाल परियोजना 1975। देखो ये जितनी परियोजनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, तभी मैंने इनको लिया है क्वेश्चन को। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब आया था? 3 जून 2016 को पिजनौर से एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अगर हम बात करें कौन कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं, तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 48 और 51 ये दोनों हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। 51 के तहत वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये सारे अधिनियम भी देख लेना। स्टॉकहोम स्वीडन में 5 जून 1972 को पर्यावरण पर विश्वव्यापी स्तर पर पहला सम्मेलन बनाया गया, आयोजित हुआ था। ठीक है, और इसी सम्मेलन में 5 ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, और इसी में 5 जून को 1972 को 5 जून को हुआ था, और इसी में फैसला लिया गया था कि हम हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून। भाई 72 में सम्मेलन हुआ 5 जून 1972 को। ठीक है, फिर वहाँ पे निर्णय लिया गया कि हम हर साल जो है पर्यावरण दिवस मनाएंगे। उसके बाद पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून 1974 से हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा। पर्यावरण दिवस से तो बनता ही है। इस बार क्या पता पूछ ले कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो 5 जून 1974 को। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन से हमने ये लिया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1992 में रियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था, और इसका जो मतलब इसी में एजेंडा 21 को शामिल किया गया था। ओके। उसके बाद क्या हुआ? जैव विविधता संधि कब अपनाई गई थी? 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। ठीक है, और इस संधि में 171 देश शामिल हुए थे।
ठीक है, और 29 दिसंबर 1993 से ये प्रभावी हो गई थी ये वाली संधि। तो ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि जैव विविधता संधि कब आई थी? 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, और 1993 से प्रभावित हो गई थी। CBD कन्वेक्शन ऑल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, तो ये 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान सहमति बनी थी, और 22 मई 1992 को नैरोबी सम्मेलन जो हुआ था, केन्या का नैरोबी सम्मेलन, उसमें स्वीकार किया गया और उसी में निर्णय लिया गया कि हम हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाएंगे। ठीक है, कौन से सम्मेलन में? जैव विविधता सम्मेलन जो हुआ था केन्या में, उसी में हम लोगों ने डिसाइड किया था। ठीक है, तो जैव विविधता दिवस आपसे तो यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, देखो जरा प्रीवियस ईयर उठा के आप लोग, है ना, तो ये हो जाएगा आपका। कार्टागोना प्रोटोकॉल अगर हम बात करें तो कब आया था? 29 जनवरी 2000 को ये समझौता हुआ था, और 15 मई 2000 को कोलंबिया कार्टागोना में हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, तो ये 29 जनवरी 2000 को मान लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें नगोया प्रोटोकॉल, 24 अक्टूबर 2010 को जापान के नगोया में संयुक्त राष्ट्र के देशों ने जेनेटिक संसाधनों की भागीदारी के लिए समझौता किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित किया गया था 1987 में। ठीक है, और इसमें क्या करना था? 25 से 40% जो है कार्बन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। ठीक है, कानकुन सम्मेलन कब हुआ था? 2010 में हुआ था, और इसमें कार्बन के उत्सर्जन की दर को कम करना था। ओके, अब इसके बाद हम कुछ चीज़ें जो हैं जो आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम बात करें विश्व आर्द्र भूमि दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट की दृष्टि से। कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, रमन प्रभाव के लिए मनाया जाता है ना। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये सब इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ठीक है, तो विश्व गौरैया वानिकी जल मौसम, गौरैया वानिकी जल मौसम 20, 21, 22, 23 मार्च, है ना। 20, 21, 23, 22, 23 मार्च, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जल संसाधन दिवस इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए। पृथ्वी दिवस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल पूछा जाता है यूपी टेट में। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस भी फेवरेट क्वेश्चन है यूपी टेट का, 5 जून को मनाया जाता है, और स्टॉकहोम सम्मेलन में हमने ये बात रखी थी और तभी से मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को, ये नहीं पूछा जाता है। मरुस्थलीकरण की रोकथाम की दिवस 17 जून को मनाया जाता है। वन महोत्सव जो मनाया जाता है ये जुलाई का प्रथम सप्ताह होता है, तब मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, 11 जुलाई 29 जुलाई, जनसंख्या बाघ। ठीक है, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और बाघ दिवस 29 जुलाई। ओके, और क्या पूछा जाता है? जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी दिवस। ओजोन दिवस इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, विश्व गैंडा दिवस, नेशनल डॉल्फिन डे आप याद रख सकते हो। ठीक है, और विश्व, इसमें से और कुछ नहीं, हाँ, विश्व खाद्य दिवस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है खाद्य दिवस? 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेज हो गए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस भी पूछ सकता है, ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, तो ये कुछ हमारे पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी की, और हिंदी में जो जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं देख लूँगी आपका।
वहाँ से उठा लूँगी क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपना हिंदी का पोर्शन। देखिए, हिंदी में हमने लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, काल, ठीक है। और समास पढ़ लिया है हमने, और क्या पढ़ लिया है, कारक पढ़ लिया है, विशेषण विशेष पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं हिंदी में, और समास तो पढ़ ही चुके हैं, विलोम शब्द हम पढ़ चुके हैं, तद्भव तत्सम पढ़ चुके हैं। तो जितने भी मेन टॉपिक हैं वो हिंदी में हमने पढ़ ही लिए हैं लगभग, और रस भी पढ़ लिया है। अगर हमको हिंदी में अगर बात करें तो हमारा क्या छूटा हुआ है, तो आपका बस छंद, अलंकार और वर्णमाला छूटा हुआ है। तो मैं अभी यहाँ पे संधि और वर्णमाला पे बात करूँगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा वीडियो में, तो मैं क्या करूँगी, आपको एक वीडियो फिर से बना के भेज दूँगी। अगर हम बात करें वर्णमाला में, देख लेते हैं हिंदी में अगर वर्णमाला की बात करें तो कुल वर्णों की संख्या मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52, ठीक है। छा किससे बना होता है, का और सा से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, का और षटकोण वाले सा से बना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। उसके बाद क्या बात कर, आयोगवाह, अंक और आहा को क्या बोलते हैं हम लोग, आयोगवाह बोलते हैं। ओके, ये बात याद रख लेनी है। आघोष वर्ण कौन सा है, देखो एक होते हैं अल्प प्राण, एक होते हैं महाप्राण, ठीक है। तो आघोष कौन से हैं, महाप्राण, ठीक है, जिसमें ध्वनि निकलती है सा से। यारा लावा क्या है, यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है, यारा लावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसमें। देखो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रस स्वर या मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो रस या फिर मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं रस या मूल स्वर, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये होते हैं रस स्वर। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 ही होती है, ठीक है। दीर्घ स्वर में कौन कौन सा होता है, बड़ा आ, बड़ी यू, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे दीर्घ स्वर होते हैं। आगत स्वर कौन होते हैं, जिसमें आ लगा होता है, आ के ऊपर मतलब बिंदी लगी होती है ऊपर चंद जैसी, ठीक है, उसे आगत स्वर बोलते हैं। आग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ये आग्र स्वर होता है। मध्य स्वर, छोटा आ को बोल देंगे मध्य स्वर, ठीक है। और पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ये सारे होते हैं पश्च स्वर, ठीक है। आगे अब अभी हम बात करें समृद्ध किसे कहते हैं, समृद्ध स्वर, तो बड़ी ई, बड़ा ऊ को बोलते हैं समृद्ध स्वर, ठीक है। अर्ध समृद्ध, छोटी ई, छोटे ऊ को बोलते हैं। विवृंत बोलते हैं बड़ा आ, आई और औ को, ठीक है। विवृंत किसे बोलते हैं, बड़ा आ, आई और औ को बोलते हैं विवृंत, ठीक है। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 27 है, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की अगर हम बात करेंगे तो इनकी संख्या कितनी है, 27 है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हिंदी में कितनी है, 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है, सा सा साह। अभी हम बात करेंगे ये कौन कौन से होते हैं, अभी तो हम बात करते हैं कितनी संख्या है। संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या होती है 4। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कौन व्यंजन होता है। देखो, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, सा 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 हा, ये चारों ऊष्म होते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ये याद करके जाना। उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या होती है, मूल व्यंजन जो मैंने छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री बताया, वो भी याद करके जाना, मूल और ह्रस्व, ठीक है। उच्छिष्ट व्यंजन अंगा और ढा होते हैं, पूछा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नासिक, नासिक का मतलब नासिक के वो व्यंजन होते हैं जो अंतिम वर्ण होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा हो गया, अंगा देखो नासिक हो गया, फिर इया हो गया, फिर डा हो गया, फिर ना हो गया, फिर माँ हो गया, तो ये नासिक के हो जाएंगे। ओके, महाप्राण, प्रत्येक वर्ग के द्वितीय या चौथे को महाप्राण बोलते हैं, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। दूसरे और चौथे, जैसे दूसरा कौन सा है, का के बाद खा हो गया दूसरा,
खा गा घा, तो खा और घा क्या हो गया, महाप्राण हो जाएगा। खा गा महाप्राण हो जाएगा। छा और झा, ठीक है, महाप्राण हो जाएगा। तो प्रत्येक मतलब जो वर्णमाला के अंतर्गत जो द्वितीय और चौथे नंबर पे जो वर्णमाला में आएगा वो क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। 2-4 महाप्राण याद कर लीजिए। और वर्णमाला तो आती है ना, काका गागा तो सबको आती ना, ऐसा कोई हो जो नहीं आती। भाई नहीं आती है, अगर काका गागा भी नहीं आता है आप लोगों तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से व्यंजन होते हैं। अच्छा, ये उपसर्ग आ गया, 1 मिनट रुक जाइए, पहले जो बता रहे हैं वही बता लेते हैं। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, संधि आ गई है। संधि पढ़ाना है ना मुझे, आपको अच्छे से संधि पढ़ाना है। बहुत बच्चे तो मुझसे बहुत दुखी हो गए हैं संधि। अरे वो मैंने वो वाली पीडीएफ आई नहीं आगे, चलिए छोड़िए, मैं वर्णमाला अलग से ही कराऊंगी आपको। संधि पे ही बात कर लेते हैं, जो मैं इस पीडीएफ में है उसी की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो देखो, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में थोड़ा जान लो, क्योंकि ये टॉपिक आपका छूटा हुआ है। उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे लगाते हैं, ठीक है, और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे लगाते हैं, ठीक है। जैसे अभी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं उपसर्ग के, फिर आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग है यहाँ पे, ठीक है। उपसर्ग का मतलब ऐसे शब्द जो आगे लगाते हैं, ठीक है। जैसे अत्यंत लिखना है, ठीक है, अत्यंत में हमने अति लगा दिया, ठीक है। चिरायु, आयु में हमने ची लगा दिया। योग में हमने क्या लगा दिया, सु, तो सुयोग हो गया, ठीक है। कीर्ति में हमने अप लगा दिया, तो अपकीर्ति हो गया। तो जो आगे लगाते हैं शब्द, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, उपसर्ग, और जो पीछे लगाते हैं वो होते हैं प्रत्यय। इतना जान लीजिए, लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उपसर्ग और प्रत्यय को, ठीक है। इतना ही पढ़ना है लास्ट टाइम पे, और मैं क्या ही बताऊँ आपको। जैसे कि आपको वृष्टि होती है, वृष्टि का मतलब वर्षा होती है, ठीक है। अब हमने लगा दिया अतिवृष्ट, अति लगा दिया तो क्या हो गई, अतिवृष्ट। अतिवृष्ट का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा वर्षा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग प्रत्यय में पीछे लगा देते हैं कोई शब्द, तो वो प्रत्यय बन जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखना है उपसर्ग प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग का मतलब होता है आगे वाला, और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे वाला, ठीक है। वर्णमाला मैं कोशिश करती हूँ यार, वर्णमाला जितने मतलब मैं एक कोशिश करूँगी कि यूट्यूब पे ना करा पाऊँ तो टेलीग्राम पे मैं नोट्स ही सेंड कर दूँ वर्णमाला वाले। ओके, अब हम बात करते हैं संधि। संधि की अगर हम बात करें तो संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4 5 5 भेद होते हैं संधि के, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ओके, स्वर संधि के अंतर्गत देखो संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि को पुनः 5 भागों में बांटा गया है, मतलब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि, है ना। तो अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्वर संधि के अंतर्गत पहली संधि कौन सी है, दीर्घ संधि, ये देख रहे हैं ना, दीर्घ वाली संधि, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या हम पढ़ते हैं, देखो दीर्घ संधि में कुछ नहीं आपको पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि अगर छोटा आ मिलके बड़ा आ बन रहा है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बन रहा है, छोटा आ मिलके बड़ा आ बन रहा है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो रहा है तब भी दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। और बड़ा आ और छोटा आ मिलके बन रहा है तब भी वो बड़ा आ हो जाएगा, और बड़ा आ मिलके भी बन रहा है तब भी वो बड़ा आ ही बनेगा, ठीक है। छोटी ई मिलके बड़ी ई बन जाएगी, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके, देखो बनना बड़ा ही है, चाहे छोटा बड़ा मिलके बने चाहे बड़ा छोटा मिलके बने, वो क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि बन जाएगी। मतलब अगर छोटे और बड़े या फिर बड़े और छोटे दोनों मिलकर बनते हैं तब भी वो क्या होगी, दीर्घ संधि ही बनेगी। जैसे कि बड़ा आ और बड़ा आ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा आ,
ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा आ। छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बन रही है, बड़ी ई। बड़ी ई और छोटी ई मिलके क्या बन रही है, बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बन रही है, बड़ी ई। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ। और री से क्या बन जाएगा, री का रा बन जाएगा। ठीक है, ये देखो री का रा बन जाएगा। जैसे पितृ प्रस्तरण पितृण, तो रा बन रहा है, री का रा बन जाएगा दीर्घ संधि में। इतना आपको याद रखना। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं दीर्घ संधि के। जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्म और अर्थ दो अलग शब्द है ना। धर्म प्लस अर्थ, धर्म में भी कोई मात्रा नहीं लगी है, छोटा आ ही है। अर्थ में भी छोटा आ ही है, और दोनों शब्द मिलके क्या बन गए, धर्मार्थ। धर्म और अर्थ दोनों मिलके देखो बड़े आ में परिवर्तित हो गए, तो ये क्या है, दीर्घ संधि। ठीक है। उत्तम प्लस अंग, उत्तम में भी कोई मात्रा नहीं है ना, अंग में भी कोई मात्रा नहीं, लेकिन दोनों में मिलके बड़ा आ बन गए, उत्तमांग हो गया। ठीक है। जैसे आधि और अवधि, दोनों छोटा छोटा मिलके क्या बन रहा है, बड़ा आ बन रहा है। ठीक है। धन प्लस अर्थी, धनार्थी हो गया। छोटा और छोटा मिलके बन रहा है बड़ा। देखो इतनी कुछ बातें आपको समझनी भी पड़ेंगी, एकदम बच्चे मत बन जाइए आप लोग, है ना, कि आप मतलब इतना भी नहीं आता है कि भाई समझा रही हूँ तो समझने की कोशिश तो करना पड़ेगा। जैसे कि कुश और आसन मिलके क्या बन रहा है, कुश आसन। देखो कुश में छोटे आ की मात्रा लगी है और आ में बड़े आ की मात्रा लगी, तो कुश आसन बना। मैंने क्या बताया, चाहे वो छोटा मिलके बड़ा बने, चाहे बड़ा छोटा मिलके बड़ा बने, चाहे फिर बड़ा आ और छोटा बनेगा बड़ा वाला ही। ठीक है। दीर्घ संधि में यही है। पुस्तक प्लस आलय, देखो पुस्तक में कोई मात्रा है नहीं है, छोटे आ की मात्रा नहीं है ना, और आलय में बड़े आ की मात्रा है, तब भी ये क्या बन रहा है, पुस्तकालय, बड़ा आ बन रहा है। रत्न प्लस आकर, रत्नाकर, दीर्घ संधि बन रही। धर्म प्लस आत्मा, धर्मात्मा, दीर्घ संधि बन रही है। ठीक है। तो यही चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या है, विद्या प्लस अर्थी। विद्या और अर्थी मिलके क्या बन रहा है, विद्यार्थी। मतलब बड़ा आ और क्या, छोटा आ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा आ। देखो ये बड़ा आ है और ये छोटा आ है, यहाँ पे क्या परिवर्तित हो रहा है, बड़ा आ में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। माया प्लस अधीन, मायाधीन। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी। जैसे विद्या प्लस आलय, देखो विद्या में भी बड़ा आ है और आलय में भी बड़ा आ है, दोनों मिलके भी बड़ा आ ही बन रहा है। गदा प्लस आघात, गदाघात, बड़ा मिलके बड़ा आ बन रहा है। ठीक है। ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। अति प्लस ईव क्या हो जाएगा, अतीव। छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बन रहा है, बड़ी ई बन रहा है, ईव। मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र बन रहा है, बड़ी ई बन रहा है। ठीक है। तो छोटी मिलके बड़ी ई बन गया। अब देखो छोटी ई और बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई बनेगा। जैसे कापी प्लस ईस, कापी, देखो कापी में छोटी ई है और बड़ी ई में यहाँ पे बड़ी ई है, दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, बड़ी ई बन रहे हैं। आदि प्लस ईश्वर, अधीश्वर बन रहा है। देखो छोटी ई है आदि में और यहाँ बड़ी ई, अधीश्वर बन रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब देखो बड़ी ई और छोटी ई, चाहे बड़ा छोटा मिलके बने, चाहे छोटा बड़ा बनना बड़ा ही है। महती प्लस इच्छा। अब देखिए छोटी ई और बड़ी ई बड़ी ई और छोटी ई मिलके क्या बन रहा है, बड़ी ई बना, महती इच्छा। मही प्लस इंद्र क्या हो रहा है, महींद्र हो रहा है ना। ऐसे करके इसमें बनेगा दीर्घ संधि में। रजनी प्लस ईस, देखो बड़ी ई मिलके क्या बन रहा है, बड़ी ई ही बन रहा है। जैसे रजनी प्लस ईस, रजनीश हो जाएगा। मही बड़ी ई हो रहा है, मही प्लस ईस मिलके क्या बन रहा है, महीस। ठीक है। लक्ष्मी प्लस ईस, लक्ष्मीस बन रहा है। ओके। नदी प्लस ईस, नदीस बन रहा है। तो बड़ी मिलके क्या बन रहा है, बड़ी ई ही बन रहा है। जैसे कि गुरु प्लस उपदेश, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है। भानु प्लस उदय, यहाँ भी छोटा ऊ है, यहाँ भी छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, बड़े ऊ बन रहा है। विभु प्लस उदय, विभुदय, बड़ा ऊ बन रहा है। सु प्लस उक्ति, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा ऊ। ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्वयंभू प्लस उदय, देखो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है। ठीक है। वधु प्लस उपाल्लभ, वधुपाल्लभ। ठीक है। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है। वधु प्लस उत्सव, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है।
ठीक है, वधु प्लस उत्तम, वधु उत्तम बन रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि आपको चाहे छोटा बड़ा मिलके बने, चाहे छोटी बड़ी मिलके बने, चाहे बड़ी छोटी मिलके बनेगा, बड़े बनेगा वो बड़ी। दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। ठीक है, जैसे भू प्लस ऊर्ध्व, भूर्ध हो जाएगा। ठीक है, भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा हो जाएगा। ओके, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बन रहा है बड़ा ऊ, भू प्लस ऊर्जा। वधु प्लस ऊर्म, वधूर्म हो रहा है, बड़ा ऊ बन रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब जैसे पितृ प्लस तृण, पितृण हो जाएगा। ओके, भ्रातृ प्लस सिद्धि, भ्रातृद्धि हो जाएगा। मातृ प्लस तृण, मातृण हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये मैंने जितना समझाया उतना सफिशिएंट है, उसमें से आप करके आ सकते हैं, वही सारे एग्जाम्पल हैं, फिर से रिपीट हुए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी संधि की। एक मिनट, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुण संधि की। ठीक है, गुण संधि की अगर हम बात करें, ठीक है, तो छोटा आ बड़ा आ और छोटी ई बड़ी ई मिलके क्या बन जाता है। देखो, अगर छोटा आ और छोटी ई आएगा तो ए बन जाएगा। छोटा आ छोटी ई मिलके ए हो जाएगा। बड़ा आ और छोटी ई मिलके ए आए। ठीक है, छोटा आ छोटी ई मिलके ए हो जाएगा। बड़ा आ बड़ी ई मिलके ए हो जाएगा। छोटा आ छोटा ऊ मिलके ओ हो जाएगा। और बड़ा आ बड़ा ऊ मिलके ओ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। आ ई का आ ई आ नहीं, ऐसे याद रखना है। देखो, आपको याद करने की मैं ट्रिक बता देती हूँ। छोटा आ प्लस बड़ा, छोटा आ बड़ा आ का छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई मिलके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो, ए हो रहा है ना। ठीक है, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई मिलके ए हो जाएगा। ठीक है, छोटा आ छोटा ऊ बड़ा आ बड़ा ऊ मिलके ओ हो जाएगा। देखो, इसमें देखो, छोटा आ छोटी बड़ा आ बड़ी ई मिलके ए हो जाएगा। छोटा आ बड़ा, मतलब छोटा आ तो रहेंगे ही यहाँ पे। अगर ओ छोटा ऊ या बड़ा ऊ इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है, तो वो ओ हो जाएगा। और इसके बाद अगर छोटा आ बड़ा के बाद री आ जाता है तो आर हो जाएगा। अब ट्रिक देखो इसकी क्या है। चाहे छोटा आए बड़ा आए, ठीक है, छोटा आ बड़ा सब में कॉमन रहेगा। छोटा आ बड़ा तो कॉमन है, ठीक है, लेकिन अगर ये छोटी ई बड़ी ई आ जाता है, छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी ई बड़ी ई आ जाएगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो जाएगा तो ओ हो जाएगा। ठीक है, छोटा आ बड़ा आ तो कॉमन है और बड़ा ऊ ओ हो जाएगा। ठीक है, और छोटा आ बड़ा आ तो कॉमन है। अगर री आ जाएगा, यड़ संधि की बात कर रहे हैं, तो री हो आएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा आर। इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, छोटा आ बड़ा आ कॉमन है। ठीक है, छोटी ई बड़ी ई आ गया तो ए हो गया। छोटा ऊ बड़ा ऊ आ गया तो ओ हो गया। ठीक है, और री आ गया तो आर हो गया। इतना ही तो याद रखना है। जैसे नर प्लस इंद्र, नरेंद्र, क्योंकि यड़ संधि है यहाँ पे ए होगा ना। देखो, ये ए होगा, छोटा आ और छोटी ई हुआ, ए हो गया। पुष्प प्लस इंद्र, पुष्पेंद्र। देखो, छोटा आ और छोटी ई मिलके क्या बन रहा है, ए बन रहा है। जो फैक्ट है उस पर याद रखना। ठीक है, राज प्लस इंद्र, राजेंद्र बन रहा है। यहाँ पे छोटा आ है, यहाँ पे छोटी ई है, दोनों मिलके क्या बने, राजेंद्र, ए बने, है ना। धर्म प्लस इंद्र, धर्मेंद्र बने। ठीक है, ऐसे ही अब देखो बड़ी ई आ जाएगी, छोटा आ के साथ बड़ी ई आ रही, छोटा आ या बड़ा आ कुछ भी हो। ठीक है, जैसे परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर, ए हो रहा है ना। यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे क्या है, बड़ी ई, दोनों मिलके क्या बन रहे हैं,
ए बन रहे हैं, गढ़ प्लस ईस गणेश, ए बन रहा है, ए जा रहा है, ठीक है। कमल प्लस ईस कमलेश, ए बन रहा है। अब देखिए महा प्लस इंद्र महेंद्र, यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे बड़ी है, और ये क्या बन रहा है, ए बन रहा है, ठीक है। रमा प्लस इंद्र इंद्र, रमेंद्र बन रहा है, ए बन रहा है चाहे बड़ा, ठीक है। तो वो आप ट्रिक याद रखना जो मैंने बताई है और आपका सारा हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल आपको इतना मैटर नहीं करते हैं जितना मैंने ट्रिक बताई है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उन सभी संधियों की आपको ट्रिक ज़्यादा काम करेगी अगर आपने समझ ली है तो, है ना। तो वो चीज़ें याद रखनी है। एग्जाम्पल आप कितने रटोगे? एग्जाम्पल रटने से अच्छा है आप ट्रिक याद रखिए, ठीक है। ठीक है, गुण संधि का समझ में आ गया आपको? अब जैसे देख लीजिए, सूर्य प्लस उदय, ओ बन रहा है, देखो छोटा बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बन रहा है, ओ बन रहा है। छोटा आ बड़ा आ तो कॉमन है ना यार, ठीक है। अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बन रहा है, ओ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ट्रिक मतलब केवल ये सूत्र याद कर लीजिए। सब में जो मैंने बताया है वो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ लो, एग्जाम्पल एक दो कर लो, रटने की ज़रूरत नहीं है सारे एग्जाम्पल, ठीक है। लोक प्लस उपचार लोकोपचार, देखो लोक में छोटा आ है, ऊ में छोटा ऊ है, ठीक है। अब छोटा आ और छोटा ऊ मिलके क्या बन रहा है, ओ बन रहा है ना, तो लोकोपचार। विवाह प्लस उत्सव, छोटा आ है हाँ में, ठीक है, उत्सव में छोटा ऊ है और दोनों मिलके ओ बन रहे हैं तो विवाहोत्सव हो जाएगा। पूर्व प्लस उदय पूर्वोदय, ऐसे सारे हो जाएंगे, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, पीडीएफ तो आपको भेज ही दूंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कौन सी संधि की, यड़ संधि की बात कर लेते हैं। वृद्धि संधि की बात कर लेते हैं। वृद्धि संधि का नियम है आ या आ के बाद ए आए आए तो ए हो जाएगा। वृद्धि संधि का एक एग्जाम्पल है, छोटा ए का आए, ऐ का आए, ओ का आओ, औ का आओ, ठीक है। ए का आए, ऐ का आए, ओ का आओ, औ का आओ। छोटा आ बड़ा आ के बाद अगर ए आए तो ए हो जाएगा। छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या आएगा, अगर ए आता है तो ए हो जाएगा, ठीक है। और छोटा आ बड़ा आ के बाद ओ आए तो औ हो जाएगा, ठीक है। ए आए का आए, ओ औ का औ, ठीक है। हाँ यही रखना है आपको कि छोटा आ बड़ा के बाद अगर ए आता है वृद्धि संधि में, ठीक है, तो ए हो जाएगा। छोटा आ बड़ा के बाद ए आएगा तो ए हो जाएगा, तो दोनों मिलकर ए हो जाएंगे। और छोटा आ बड़ा के बाद ओ आएगा तो औ हो जाएगा। तो इसमें क्या याद रखना है, ए और औ हो जाएगा। छोटा आ बड़ा हो तो कॉमन हो गया, छोटा आ बड़ा हो तो भाई आपका कॉमन हो गया, ठीक है। अगर ए आता है तो ए हो जाएगा, छोटा आ बड़ा तो समझ लो सब में है ही है, ठीक है। अगर ए आता है तो ए हो जाएगा, और ओके, और ओ आता है तो औ हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि एक प्लस एक एक हो गया, ठीक है। अब छोटा मिलके क्या हो रहा है, आय हो रहा है, ठीक है। वित प्लस ऐसड़ा वितैषणा, आय हो रहा है। मत प्लस ऐक, छोटा आ के साथ ऐ आ गया तो क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। सदा प्लस एव सदैव, छोटा आ के बाद अगर ए आता है तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा ना। तो मैंने जो वो फॉर्मूला बताया वही, जल प्लस औध जलौध हो गया। देखो छोटा आ के बाद ओ आया तो क्या हो गया, औ हो गया, ठीक है। परम प्लस औषध परमौषध, ठीक है। तो छोटा आ के बाद औ आया तो क्या हो जाएगा, ओ आया तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है। परम प्लस औदार्य परमौदार्य, छोटा आ के बाद अगर ओ आए तब भी औ हो जाएगा, ओ आए औ आए तब भी औ हो जाएगा, ठीक है। महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी हो जाएगा, महा प्लस औषध महौषध हो जाएगा,
ये सारी चीज़ें याद करनी है, तो आपको फॉर्मूले पे काम करना है और कुछ नहीं। अगर हम बात करें यड़ संधि की, तो क्या हो जाएगा, यड़ संधि में क्या हो जाएगा, छोटी ई बड़ी ई का या हो जाएगा, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वाह हो जाएगा, री का रा हो जाएगा, ठीक है। ये बस इतना याद रखना है। तो इसकी ट्रिक्स याद रख लीजिए, ट्रिक्स कहो या फॉर्मूला कहो, एग्जाम्पल्स रटने की ज़रूरत नहीं है, एक दो एग्जाम्पल समझ लीजिए, पहले ट्रिक समझने की काम, फार्मूला समझने की काम कीजिए, और फार्मूला समझने के बाद आप उस पे काम करिए कि एक दो एग्जाम्पल पढ़ लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि प्लस आपी क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा, ओके। यदि प्लस आपी क्या हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा। जैसे अति प्लस अल्प, ठीक है, छोटी ई के बाद क्या आ रहा है, छोटी ई के बाद तो स्वर ही आएंगे ना, अल्प तो अत्यल्प हो जाएगा। अति प्लस अधिक, छोटी ई बड़ी ई के बाद या आता है, ठीक है, अगर असमान स्वर आए तो या हो जाएगा, छोटा बड़ा के मान स्वर आ जाए तो वह हो जाएगा, ठीक है, और रा हो जाएगा। ये चीज़ याद रखनी। जैसे नदी प्लस अम्बु, नद्यम्बु, ठीक है। इति प्लस आदि, अब देखो यहाँ पे या हो जाएगा, इत्यादि, ठीक है। अति प्लस आनंद, अब छोटी ई और बड़ा मिलके क्या बन जाएगा, या अत्यानंद। अति प्लस आचार, अत्याचार, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अति प्लस उत्तम, अति उत्तम, देखो या है, या में चेंज हो रहा है। अब देखो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके वाह हो रहा है यहाँ पे। जैसे सु प्लस अल्प, स्वल्प, देखो वाह हो रहा है। मनु प्लस अंतर, मनवंतर, यहाँ पे वाह में चेंज हो रहा है, ठीक है। सु प्लस अच्छ, स्वच्छ, वाह में चेंज हो रहा है। अनु प्लस अय, अन्वय, वाह में चेंज हो रहा है। मधु प्लस आरी, मध्वरी, वाह में चेंज हो रहा है, ठीक है। सु प्लस आगत, स्वागत, वाह में ही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। यड़ संधि हो गया। उसके बाद अयाद संधि की अगर हम बात करें, तो अयाद संधि में ए का अय, ओ का औ, ए का अय, ओ का औ, ए का अय का आय। अयाद संधि में ये याद रखना है कि ए आएगा तो अय हो जाएगा, ओ आएगा तो औ हो जाएगा, ए आएगा तो फिर आय हो जाएगा, आय आएगा तो आओ हो जाएगा। ए आय का ओ औ का, देख लेते हैं, आय का आय, औ का आओ, ए आय ओ औ। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। ए आय का आय और आय हो जाएगा, ओ औ का आओ आओ हो जाएगा, ठीक है। ये देखो सामान्य सूत्र लिखा हुआ है इसका। ए आय का आय और आओ आय हो जाएगा, ओ औ का आओ आओ हो जाएगा। देखते हैं, जैसे से प्लस अन, शयन हो जाएगा। ने प्लस अन, नयन हो जाएगा। नय प्लस अक, नायक हो जाएगा, आय हो रहा है, ठीक है। गय प्लस अक, गायक, आय हो रहा है, देखो। भू प्लस अन, भवन, आव हो रहा है, ठीक है। पो प्लस अन, पवन, आव हो रहा है, ठीक है। पौ प्लस अक, पावक, आव हो रहा है, ठीक है। पौ प्लस अन, पावन, यहाँ पे भी आव हो रहा है। नौ प्लस इक, नाविक, आवी हो रहा है। पौ प्लस इत्र, पवित्र, ठीक है। भाव प्लस उक, भावुक, आव हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूले से ही करोगे तभी आपका सही हो जाए। व्यंजन संधि के नियम समझने की ज़रूरत नहीं है, नियम में बहुत टाइम लगता है और नियम इतना पूछते भी नहीं है, बस आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो बस एग्जाम्पल पढ़ने की आपको ज़रूरत है। व्यंजन संधि में जितने भी एग्जाम्पल है वही अच्छे से कर लो, क्योंकि इसके नियम इतने ज़्यादा मतलब वैसे हैं कि आप लोग याद नहीं कर पाओगे, और इतना टाइम देने की क्या ज़रूरत है जब वो पूछता ही नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। तो व्यंजन संधि के आपको केवल उदाहरण पढ़ने, जैसे दिक प्लस अंत, दिगंत हो जाएगा। दिक प्लस गज, दिग्गज हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं या इन्हीं में से फंस जाएंगे। वाक प्लस ईत, अच्छा व्यंजन संधि की एक उदाहरण है, एक वो ट्रिक है कि इसमें हलंत लगा होता है, ठीक है। वाक प्लस ईक, ईस, वागीस हो जाएगा। दिक प्लस विजय, दिग्विजय हो जाएगा। अच प्लस अंत, अत्यंत हो जाएगा, ठीक है। सत्य प्लस धर्म, सद्धर्म हो जाएगा। जगत प्लस गुरु, जगत गुरु हो जाएगा। अप प्लस जा, अब्ज हो जाएगा, अब्ज कमल को कहते हैं। सत्य प्लस गति, सदगति हो जाएगा। सत्य प्लस वाणी, सतवाड़ी हो जाएगा। तत् प्लस अनुसार, तदानुसार हो जाएगा। तत् प्लस भव, तद्भव हो जाएगी। ये सब व्यंजन संधि को। जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा, ये एग्जाम्पल कर लीजिए, इन्हीं में से फंस जाएगा। दिक प्लस दर्शन, दिग्दर्शन हो जाएगा। ये भी व्यंजन संधि एक बार लिख के देख लीजिएगा, हलंत लगा के, आपके यहीं से एग्जाम्पल तैयार हो जाएंगे, ठीक है।
दिग प्लस अंबर दिगंबर हो जाएगा। वाक प्लस दत्ता वागदत्ता हो जाएगा। ऋग प्लस वेद ऋग्वेद हो जाएगा। सट प्लस दर्शन दर्शन हो जाएगा। जगत प्लस अम्बा जगदम्बा हो जाएगा। जगत प्लस आधार जगदाधार हो जाएगा। भगवत प्लस भजन भगवत भजन हो जाएगा। सत्य प्लस उपयोग सदुपयोग हो जाएगा। ठीक है, भगवत प्लस गीता भगवत गीता हो जाएगा। ठीक है, उत प्लस धार उद्धार हो जाएगा। अब देखो ये वाले भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या पता इन्हीं में से फंसी जाए। वैसे फंसी जाएगा और एग्जाम्पल है ही नहीं। वाक प्लस मैं वाग्मय, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। उत प्लस मत उन्मत, थोड़ा तोड़ के देख लेना जल्दी हो जाएगा। सत्य प्लस मित्र सन्मित्र हो जाएगा। उत प्लस मेत उन्मेष हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। तत् प्लस मैं तत्मय हो जाएगा। सत्य प्लस मार्ग सन्मार्ग हो जाएगा। उत प्लस नयन उन्नयन हो जाएगा। उत प्लस नायक उन्नायक हो जाएगा। तत् प्लस नाम तन्नाम हो जाएगा। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ हो जाएगा। सत्य प्लस मति सन्मति हो जाएगा। दिक् प्लस नाग दिग्नाक हो जाएगा। चित्त प्लस मैं चिन्मय हो जाएगा। उत प्लस नायक उन्नायक हो जाएगा। सत्य प्लस नारी सतनारी हो जाएगा। सट प्लस मुख सन्मुख हो जाएगा। उत प्लस नति उन्नति हो जाएगा। ठीक है, ये सारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ओके, और व्यंजन संधि के एक दो उत प्लस लास उल्लास हो जाएगा। ठीक है, सत प्लस जन सज्जन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है सज्जन वाला। बृहत प्लस टीका ये भी इंपॉर्टेंट है, वह बृहत टीका ये भी व्यंजन संधि का। उत प्लस चारण उच्चारण ये भी व्यंजन संधि। सत प्लस चित सचित ये भी व्यंजन संधि। तत् प्लस लीन तल्लीन ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, अच्छा एग्जाम्पल है, पूछा जाता। सत प्लस शास्त्र उत प्लस चिष्ट उच्छिष्ट। उत प्लस भूत धत उद्धत, है ना। जगत प्लस छाया जगत छाया ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। तत् प्लस शिव तत्। देखो मैं अभी आपको नियम बता दूं, लेकिन आप रटो मत नियम। मैं तो कहूँगी लास्ट टाइम है, यही एग्जाम्पल करके जाओ, इन्हीं में से एक फंस जाएगा। और इतना नियम इतना ट्रिकी नियम है और इतना टाइम लगने वाला नियम है, तो उसको छोड़ ही दो अभी के लिए। सम प्लस मिश्रण ये भी जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। सम प्लस मोहन सम प्लस मानिस सम्मानित। सम प्लस मति सम्मति। ठीक है, तत् प्लस स्यु तस्यु। उत प्लस श्वास उच्छ्वास ये पूछा जा सकता है। जगत प्लस छाया जगत छाया ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। परि प्लस मान परिमाण। कृस प्लस न कृष्ण ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, किम प्लस तु किंतु। ठीक है, तो ये सारे व्यंजन संधि ऊपर जो मैंने जितने बताए वहाँ से फर्स्ट। निष्कपट ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। निष्कपस निह प्लस कपट निह प्लस पाप निष्पाप। दुह प्लस कर दुष्कर, जहाँ पे ये आगे बिंदी लगी होती है या फिर हालत, ये सारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, सॉरी ये विसर्ग संधि है, भूल गई थी। व्यंजन संधि में देखो हलंत लगा होता है और विसर्ग संधि में आगे दो बिंदी लगी होती है, ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। ठीक है, जहाँ पे हलंत लगी हो, हलंत का मतलब क्या, जैसे विशु लिखा है तो आगे एक ऐसे लाइन लिखी होगी। ठीक है, और जहाँ पे हलंत जहाँ पे बिंदी लगी होगी वहाँ पे विसर्ग संधि। जैसे निह प्लस चल निश्चल ये विसर्ग संधि है। ठीक है, निह प्लस चय निश्चय ये विसर्ग संधि है। निह प्लस तार निस्तार ये विसर्ग संधि है। दुह प्लस तर दुस्तर ये विसर्ग संधि है। ठीक है, दुह प्लस चक्र दुह चक्र ये विसर्ग संधि है। मनः प्लस ताप मनस्ताप ये भी। निह प्लस छल निश्चल ये भी पूछा जा सकता है। निह प्लस टूर निष्ठुर ये भी व्यंजन विसर्ग संधि है। निह प्लस तेज निस्तेज। धनु प्लस टंकार धनुष। हरि प्लस चंद हरिश्चंद्र। निह प्लस आशा निराशा। दुह प्लस आशा दुराशा। दुह प्लस आचार दुराचार। ठीक है, यहाँ पे बिंदी जरूर लगी होगी। ठीक है, वही प्लस मुख बहिर्मुख। दुह प्लस लभ दुर्लभ। निह प्लस उत्साह निरुत्साह। नि प्लस आहार निराहार, है ना। तो एक बार इसके एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना। जैसे मनाह प्लस योग मनः योग। दुह प्लस शासन दुशासन। दुह प्लस साह दुस्साह। निह प्लस संकोच निसंकोच। निह प्लस संदेह निसंदेह। निह प्लस संतान निसंतान हो जाएगा। मनः प्लस विज्ञान मनोविज्ञान हो जाएगा। मनः प्लस विनोद विनोद हो जाएगा। यशः प्लस द यशोदा हो जाएगा। अधः प्लस गति अधः गति हो जाएगा। ठीक है, तमह प्लस गुण तमोगुण हो जाएगा। मनः प्लस विकार मनोविकार हो जाएगा। और आप सभी अपने मन के विकारों को दूर करिए। ठीक है, तपह प्लस वन तपोवन हो जाएगा, ये भी विसर्ग संधि है। मनः प्लस हर मनोहर हो जाएगा, व्यंजन संधि विसर्ग संधि है। मनः प्लस रंजन मनोरंजन हो जाएगा। मनः प्लस कामना, तोड़ के देख लीजिए बहुत जल्दी हो जाएगा।
तेजः प्लस राशि तेजो राशि हो जाएगा, तपः प्लस बल तपा बल हो जाएगा। ठीक है, तो आज की सेवा भी समाप्त करते हैं क्योंकि मैं बहुत टाइम से बैठी हुई हूँ, 2-3 घंटे। सबसे पहले आपके लिए मैंने पीडीएफ बनाया क्योंकि आजकल शादी का सीज़न है, तो सभी लोग शादी में ही इतना बिजी हैं कि कोई काम ही करने को नहीं तैयार है। ठीक है। तो मैं अपने आप से ही सारा काम कर रही हूँ। आपके मेरा भी एग्ज़ाम है, लेकिन आपका एग्ज़ाम मेरे लिए मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके एग्ज़ाम के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के थ्रू बताइए। अभी भी आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो बता दीजिए, मेरे पास टाइम है, मैं जूम मीटिंग या कुछ भी करके अरेंज करके आपका वो टॉपिक मैं ज़रूर क्लियर कर दूँगी। जिसमें भी टॉपिक हो रहा, अपने डाउट्स कमेंट के थ्रू पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। आई होप इस वीडियो से ज़्यादा क्वेश्चन आपके फंसेंगे, और डेफिनेटली फंसेंगे तो है ही, जाएंगे कहाँ से क्वेश्चन।